हो गया। चलिए सारे लोग ऑनलाइन वाले लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जी। थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा था, वो शायद हो सकता है ठीक हो गया हो। लास्ट जो हम लोगों का टॉपिक था मैम, वो बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ के खत्म कर लिए थे, है ना। सरिता तिर्की जी, चलिए अब सबका ज्वाइन हो रहा है। गुड मॉर्निंग। एक देखिए हम लोगों का जो है बिजनेस फाइनेंस के बाद जो है हम लोगों का एक टॉपिक इसमें आता है कि निजी बैंक और कमर्शियल बैंकों के बारे में जो है हम लास्ट चर्चा कर चुके थे, किए थे ना। आज जो है हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेंगे, मतलब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, जिसका नाम डालिएगा आप लोग CFS। राज रॉय जी गुड मॉर्निंग, यास्मीन परवीन जी गुड मॉर्निंग। मैडम हेडिंग डालिएगा CFS। CFS जो है इसी का, जैसे आप लोग बैंकिंग जो सेक्टर बैंकिंग का जो सेंट्रल बैंक का जो सारा ऑप्शन हम लोग पढ़े थे, सेंट्रल बैंक जो हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ कुछ के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि क्रेडिट कंट्रोल क्रिएशन, मतलब क्रेडिट कंट्रोल का पावर होता है RBI के पास, जिसमें वो बहुत तरीके का रेट के बारे में डिस्कस किया था कि रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, बैंक रेट था, ये सब पढ़े थे ना हम लोग। CRR हो गया, SLR हो गया, ये सब चीज हम लोग जो है ओवरड्राफ्ट के बारे में बता दीजिए सर। ओवरड्राफ्ट, चलिए बता देते हैं। ओवरड्राफ्ट के बारे में अगर बात करोगे सर ना, तो इसको जस्ट लाइक समझो कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है अपने टर्नओवर के बेसिस पर, टर्नओवर का मतलब समझते हो, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस अपने टर्नओवर के बेसिस पर, देखो कोई भी बिजनेस क्या चाहता है कि अपने आप को कुछ दिन में एक्सपेंड करें, बढ़ाएं, ये तो हर एक आदमी चाहता है। तो वही बिजनेस क्या करता है कि अपने टर्नओवर के बेसिस पर स्टार्टिंग में अपना सेल वेल करता है, बाद में इसको जब ज्यादा कैपिटल का जरूरत होता है तो ये बिजनेस किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाता है, और बैंक से जस्ट लाइन क्या मांगता है, एक तरीके का लोन मांगता है। और जब लोन मांगता है तो लोन भी अलग अलग तरीके का मिलता है बैंक से। बैंक जैसे कि आपको बिजनेस लोन दे देगा, है ना। मेन जो आप ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं सर, जो पूछना चाह रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट इज जस्ट लाइक अ CC अकाउंट। CC या इसको OD अकाउंट भी बोलते हैं। OD का मतलब वो ओवरड्राफ्ट, और CC का मतलब हो गया कैश क्रेडिट अकाउंट। ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता है कब, जब वो कोई बिजनेस करते हैं तो। और अगर कोई आदमी चाहता है कि मान लीजिए सर कि हम जॉब कर रहे हैं और हमको भी OD अकाउंट चाहिए, तो OD अकाउंट तो नहीं, आज मैम PGT का ही क्लास होता है यास्मीन जी, आज मंडे है, आज PGT का ही क्लास होता है। देखो अभी हम क्या बोले कि कोई सैलरीड पर्सन अगर किसी भी तरीके से, ठीक है ना, अगर उसको OD फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए बैंक क्या देता है, क्रेडिट कार्ड दे देता है। और क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ OD बैलेंसेस, या फिर CC बोल सकते हैं उसको। बिजनेस के लिए मिलता है CC, कैश क्रेडिट अकाउंट। वो किसके बेस पर मिलता है और लिमिट उसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का अगर सैलरी पैकेज उठा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा तो लाख रुपए तक का दिया जाएगा लिमिट बेसिस पर। और जब आप उसको सही तरीके से यूज कर लोगे, इसका मतलब नॉर्मली ये होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब जो पूछ रहे हैं राज जी, ओवरड्राफ्ट का मतलब डायरेक्टली ये होता है कि आपके बिजनेस के टर्नओवर या फिर प्रॉफिट के बेस पर जस्ट लाइक बैंक क्या करता है, आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में पैसा रहे ना रहे,
आप उतने रुपए तक का पैसा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किसी भी सामान को परचेज कर सकते हो, है ना। जस्ट लाइक जो हम बोले क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी मेरे लिए ओडीई अकाउंट है। कैसे, मेरे पैकेट में पैसा रहे ना रहे, हम क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी सामान परचेज कर लेते हैं और विद इन 50 डेज उसका पैसा पेमेंट करके खत्म कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका बिजनेस फाइनेंस का ही एक अलग तरीके का टॉपिक है जिसका नाम है CFS। इसको बोलते हैं हम लोग AS3 भी बोलते हैं। AS3 का मतलब हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसमें किसी भी ऑडिटर या किसी भी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके का मानक दिया जाता है, मतलब एक साइन दिया जाता है। ये टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों के पास 32 है, 32 है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जो है आज थोड़ा सा देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में, जिसका टॉपिक क्या है, CFS। इसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो लोग यहां पर आप लोग क्लास कर रहे हैं, अगर सब लोगों का 2011, 12, 13 में अगर 12 हुआ होगा तो आप लोग भी 12 में ये चैप्टर पढ़े होंगे, और आज भी जो भी 12 में बच्चा रहता है उसको ये चैप्टर तो पढ़ना ही है, CFS दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सेम चैप्टर एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग अपने पार्ट 3 में पढ़े थे, है ना। आप लोग कब पढ़े थे पता नहीं, लेकिन हम लोग अपने पार्ट 3 में पढ़े थे CFS और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे CFS के बारे में कि CFS होता क्या है। CFS का मतलब समझती है मैडम? करेंट अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि निकालना, ओवरड्राफ्ट, ऐसा कुछ है क्या सर? सर सबसे पहला चीज कि करंट अकाउंट से आप ज्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकते, जितना पैसा उसमें जमा है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं, वो आपका बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट। लेकिन जब आपका करंट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक आपको खुद एक बार ऑफर देता है कि अगर आप चाहें सर तो हम आपके लिए एक ओडी बैलेंस ओपन कर देंगे, और ओडी बैलेंस का एक लिमिट होता है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी है एक लिमिट होता है। उस लिमिट के अंदर ही आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं और फिर उसमें डाल सकते हैं विथ इंटरेस्ट। लिमिट पार होगा ही नहीं। हाँ, 50 दिन का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड में लिमिट है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है कि आपको लिमिट नहीं दिया जा रहा, आप जितना दिन तक उसका पैसा नहीं दीजिएगा उतना आपसे इंटरेस्ट लेता जाएगा, है ना। उसमें कोई वैसा फंडा नहीं है। इसमें भी क्या है, 50 दिन तक, जो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 50 दिन तक आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप उसको अगर उसके बाद देना चाहिएगा तो दे ही सकते हैं, लेकिन विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप, है ना। सैमी सिंह जी गुड मॉर्निंग मैम। क्लास तो हमको लगता है कि 5-7-8 मिनट पहले ही स्टार्ट हो चुका है। अब आपका कैसे नहीं हो रहा था मेरे को ये नहीं पता। चलो देखो अभी हम लोग, जी मैम बैंकिंग वो खत्म, उसके बाद ही उसके जस्ट आगे का टॉपिक हम लोग ये उठाए हैं CFS, है ना। आपका सेम बुक है ना मेरा वाला, पेज नंबर 149 निकालिए अगर सेम बुक है तो। 149, इससे पहले अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह देखे थे ना। क्या प्राइमरी क्या था उसका, एडवांसिंग लोन्स, सॉरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, है ना।
और इसका सेकेंडरी अगर बात करें तो सेकेंडरी में शायद लिखवाए थे या बताए थे आप लोगों को कि सेकेंडरी अगर इसका फंक्शन में जाएंगे तो ये क्या होता है, एजेंट होता है हम लोगों का, जो शायद हम बताए थे कि मान लीजिए मेरे बिहाफ पर जो है ईएमआई वगैरह कटवा देता है, दूसरे को दे देता है, ये सब चीज बताए थे ना। फिर दूसरा चीज क्या है कि हम लोगों को एटीएम का फैसिलिटी देता है, हम लोगों का पैसा रखने के लिए कहीं ना कहीं आजकल जो है ये लोग अलग से लॉकर फैसिलिटी देता है ना, इंश्योरेंस का फैसिलिटी देता है, ये सब उसका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक, है ना। देखिए यहां पर सैमी सिंह जी बोल रही हैं क्या पढ़ा दिए हैं सर। मैडम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, एक दो लोग का डाउट था, कुछ कुछ बस वही क्लियर कर रहे हैं। और पढ़ाने के लिए अभी ये टॉपिक हम अभी तुरंत लिखे ही है, इसको पढ़ाएंगे अभी। AS3 के बारे में जरा चर्चा हम लोग कर ले। AS3 क्या होता है मैडम, इसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, उसी में बिजनेस फाइनेंस वाले ही चैप्टर में आगे का टॉपिक है ये। CFS का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, जी मैम लिखवा दे रहे हैं, ज्यादा तो 3-4 पॉइंट है, लिख लीजिए, उसमें कुछ बचा ही नहीं, लिख लीजिए ना, बस 3 ही पॉइंट ही है, लिख लीजिए। क्या इसको पढ़ा के लिखवा दें, आप तो फोटो भेजिएगा नहीं ग्रुप में, हाँ इसको पढ़ा के लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो हम बोर्ड पे ही लिखवा देंगे, सब लोग लिख लेगा, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करें, ये समझते हैं कैश, कैश का मतलब तो सब लोग समझता होगा। बिजनेस के लिए एक्चुअल अगर बात करें तो दुनिया के किसी भी बिजनेस के लिए कैश जो है ब्लड जैसा काम करता है, ये तो नॉर्मल सब जानता है ना। बुक में भी जाइएगा तो इसी का हिंदी लिख के बताएगा, बुक में भी क्या लिखा कि रोकड़ जो है दैट इज कैश जो है किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है, और कैश का उचित एवं सतत प्रवाह व्यवसाय को स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक होता है। जिसके बारे में क्या चर्चा करवाया है कि भैया ये तो सब लोग जानता है, दुनिया में बिजनेस हो चाहे नहीं हो, हम तो है ना, मेरे पास भी पैसे का फ्लो और आउटफ्लो बोल सकते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल पर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो कोई बिजनेस भी नहीं चलेगा और हम लोग भी सही तरीके से नहीं चल सकते हैं, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या समझाने का कोशिश करता है कि आप अगर किसी भी बिजनेस का, जैसे इसका डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये क्या दिखाता है, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोला तो ये जो स्टेटमेंट होता है लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents। इसका मतलब क्या समझ में आता है, ये स्टेटमेंट क्या शो करता है बाबू, ये स्टेटमेंट शो करता है किसी भी पैसे या पैसे के जैसा कोई भी चीज हो, कैश इक्विवेलेंट का मतलब इसके जैसा कोई भी हो, अभी कौन कहने बता देते हैं, पैसा या पैसे के जैसा कोई भी अगर चीज हो, उस पैसे का आना या जाना, इन दोनों चीजों को शो करने के लिए क्या हम लोग बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बहुत लोग बोलता है कि सर सीसी क्या होता है, जरा समझा दीजिए। सीसी का मतलब क्या हुआ बाबू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, इसमें मेनली 3 चीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। वैसा इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही जल्दी हम उसको बेचकर पैसा ले लें, वो भी कैश के ही फॉर्म में आ जाएगा, आएगा ना। उस तीनों को जो हम लोग लिख देंगे यहां पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
मैडम हो गया? लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए पक्का? चलिए देखिए जी, जो टॉपिक अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं CFS, अगर ये टॉपिक समझने में किसी को भी एक बार तकलीफ अगर होता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लिखे तो है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, CCE, वही CCE हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इसके अंडर इंक्लूड होता है। जैसे कोई पूछेगा ना कि सर कैश तो आप बता दिए, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आएगा, मतलब कैश ही के जैसा कौन कौन है, तो कैश, बैंक और कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जो है CCE के अंडर में आता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग जब बात करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज तरीके से नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जब आप CFS पढ़ने आते हो तो इसमें आपको ना 3 अलग अलग तरीके का एक्टिविटीज पढ़ना पड़ता है। याद है कुछ CFS के बारे में किन्हीं को? इधर ऑनलाइन ऑफलाइन किन्हीं को? कोई नहीं? अच्छा, ये पढ़ाने के बाद हो सकता है कि किसी दिन आप लोगों का हम बोल देंगे, अभी YouTube में आप लोगों का एक लाइव क्लास जाएगा, जिसका शायद हम लास्ट क्लास में भी बोले थे एक बार, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA, इसका हम लेंगे आप लोगों का एक लाइव क्लास। और हो सकता है तो वो चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, बट कोशिश करेंगे कि उस सारा जो है हम YouTube पर ही उसको पूरा लेके खत्म कर दें। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग CFS के बारे में। कोई आंसर तो दे नहीं रहा है, मतलब सब लोग भूल के बैठा है, और ये भी नहीं बोल सकता है कि सर नहीं याद है ना। CFS के बारे में अगर हम चर्चा करें, हम पूछें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अलग अलग हेड्स के अंदर में पढ़ा जाता है, आपका आंसर है सर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन कैश अंडर डिफरेंट हेड्स। विच हेड सर? प्लीज मेंशन द नेम। देखो यहां पर CFS जब आप पढ़ोगे तो मेनली जो बात की है हम लोग, 3 अलग अलग हेड्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पहला जो हेड्स है जिसका नाम है CFOA, दूसरा है CFIA और तीसरा है CFFA। अब इसका मतलब क्या है जरा समझेंगे। CFOA का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग, जो नॉर्मली बिजनेस को काम करने में मदद करता हो, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। IA का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और एक हुआ CFFA, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक है। CFOA, CFIA, CFFA, ये तीनों हेड्स के अंदर में ही हम लोग जो है पूरी तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। और याद रखिए यही 3 अलग अलग तरीके का मेरे पास सोर्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो का काम करता है, कि पैसा मेरे पास आएगा कहां और पैसा मेरा जाएगा कहां। हो गया? मैडम लिख लिए?
तो ये तीनों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, तीनों के बारे में समझेंगे कि होता क्या है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया। अब देखिए यहां पर बताया भी है, जरा सा बुक को भी लेके आगे चलेंगे, नहीं तो हम अपने टॉपिक में लेके आगे चलते हैं तो बुक का फोटो खींच के लाइन करके भी भेजा जाता है। ये सब टॉपिक भी बताना है। चलिए अब इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं और बुक के बारे में समझते हैं कि क्या क्या बोला है। सबसे पहला चीज कि रोकड़ प्रवाह, दैट इज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको बनाने का मेन इंपॉर्टेंस क्या क्या चीज है, इसका इंपॉर्टेंस जो लिखवा नहीं रहे मैम, या फिर चलिए हम बोलेंगे लिख लीजिए, बात अलग है। इसका पॉइंट हम लिखवा नहीं रहे हैं, बट ये जो है नॉर्मली कुछ कुछ पॉइंट दिया है बुक में, जिसके हिसाब पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि AS3 दैट इज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है ये इतना ज्यादा किसी भी बिजनेस के लिए। और याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी ही बनाता है, कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं बनाता। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, मान लीजिए हम एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट ओपन करके रखे, अपना ऑफिस है मेरा, उसको चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आई एम नॉट अ कंपनी, हम जो है कंपनी नहीं है, हम कंपनी बना के नहीं रखे, ठीक ना। तो अगर हम कंपनी बना के नहीं रखे हैं तो मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो सामने से दिख रहा है कि भैया पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, यही दो चीज दिख रहा है ना। बट जब कोई एक कंपनी होता है तो कंपनी के लिए भी अलग अलग जो सोर्स ऑफ बिजनेस हम बताएं यहाँ पर, सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें बहुत अलग अलग चीजों का काम है। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं एसेट्स के बारे में। किसके बारे में? एसेट्स। एसेट्स का क्या? परचेज और सेल। क्योंकि देखो, जब आप कोई सामान खरीदोगे, मतलब कोई भी आप जब फिक्स एसेट्स, वो भी जो एसेट्स के बारे में सिर्फ नहीं, क्या चीज के बारे में? फिक्स एसेट्स के बारे में यहां चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक ना। ये फिक्स एसेट्स के बारे में चर्चा करवाता है मेरा कौन? CFFA, सॉरी CFIA। ये जो है हमेशा मेरा फिक्स्ड एसेट्स के बारे में चर्चा करवाता है, CFIA। और इसमें क्या दिखता है हम लोगों को? हम लोग का परचेज और सेल ऑफ एन एसेट्स। अब मान लो कि किसी एसेट्स को हम परचेज किए, मेरे पास पैसा आया कि गया? जब कोई आप सामान परचेज करोगे तो ऑटोमेटिक है कि पैसा मेरे हाथ से चला जाता है ना। तो ऑटोमेटिकली वो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा CFIA में। और वही चीज मान लो कि कोई सामान हम बेच दिए तो पैसा आएगा, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश कहला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे CFFA के बारे में अभी तक बहुत लोग के दिमाग में ये भी आ रहा हो, सर पहला वाला काहे छोड़े, आप दूसरा तीसरा काहे बता रहे हैं? उसका रीजन ये है कि दूसरा और तीसरा समझने में बहुत इजी है और पहला वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने से बेटर है कि पहले ABCD सीख लें, फिर एरोप्लेन और कैट सीखेंगे कैसे सिखाता है ना। तो CFIA में सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा चीज जाता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड चीज जाता है और उसमें भी कोई सामान हम परचेज और सेल करते हैं तो ही जाएगा। पैसा आएगा इसका मतलब सेल किए, परचेज सामान पैसा जाएगा मतलब कोई सामान परचेज किए, ठीक है। CFFA में हमेशा कैपिटल नेचर का चीज जाता है। कैपिटल नेचर का चीज का मतलब कोई भी कैपिटल बढ़ना या घटना किसी भी रीजन से, है ना, किसी भी रीजन से कैपिटल का घटना या बढ़ना, इन दोनों सारे चीजों को लिखते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब जैसे कैसे, मानो शेयर इशू कर दिए हम, क्या किए? शेयर इशू कर दिए हम मार्केट में। तो शेयर इशू करने से मेरा क्या हुआ? पैसा आया कि पैसा गया? पैसा आया। तो शेयर इशू करें चाहे डिवेंचर इशू करें, ये सब मेरा कौन सा एक्टिविटीज में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मान लीजिए लोन ले लिए बैंक से, लोन बैंक से लिए तो वो भी कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और मान लीजिए लोन का पेमेंट भी कर दिए तो वो भी जाएगा
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैसे? जब लोन लिए तो कैपिटल बढ़ा ना, पैसा भी बढ़ा, और जब लोन को चुकता करेंगे तो कैपिटल भी तो घटेगा कि नहीं घटेगा, पूंजी घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ऑटोमेटिक सा चीज है कि कैपिटल से रिलेटेड किसी भी चीज को डालना हो तो वो कहां जाएगा, CFFA में, और इन दोनों को डालने के बाद जो बच गया वो कहां जाएगा, CFOA में। और ये हम पहले बोल चुके हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं होगा, तो कल के क्लास में जो है, अभी तो नहीं, और जो पढ़ा रहे नॉर्मल पढ़ा देंगे, कल के क्लास में इसका एक फॉर्मेट भी आपको हम लेते चले आएंगे PDF वाला, और दिखा भी देंगे कि इसके अंडर कौन कौन सा चीज जाएगा, और समझा देंगे जो जो बताए हैं आज, है ना। ये चीज भी ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अभी इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं एक एक करके, जो बुक में बोला गया है उसके बारे में समझते हैं। बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फर्म में कैश की कमी या वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करता है। क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिविडेंड रिसीव। इसमें भी बड़ा अच्छा मजेदार चीज है, इसलिए मजेदार चीज है, जैसे मान लीजिए यहां सेल कर दिए किसी फिक्स एसेट्स को, किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिए, तो सेल करने पर दो चीज होता है, या प्रॉफिट और नहीं तो लॉस, यही दो चीज होता है ना, या प्रॉफिट में बेच दिए होंगे या लॉस में बेचे होंगे। तो अगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट और लॉस हुआ किसी भी एसेट्स में, है ना, किसी भी एसेट्स में प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो सारा का सारा चीज चला जाता है कहां, ऑपरेटिंग में। लेकिन पैसा सिर्फ सेल करने के बाद कितना आया वो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग। सिर्फ और सिर्फ पैसों का विवरण होगा यहां पर फिक्स एसेट से रिलेटेड, और वहां पर जो प्रॉफिट और लॉस हुआ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को चलाने में जो मदद करता है, जो विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर जो हमारा हमेशा बढ़ता घटता रहता है अमाउंट, है ना, वो चला जाए। अब जैसे क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट समझते हैं ना, जिसमें क्या होता है, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब अगर मान लीजिए बढ़ा घटा कुछ भी हुआ, वो सब कहां जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। उससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन तो नहीं बना रहे हैं, बट हम एक एक चीज उसके बारे में बता देंगे कि ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज जाना है, क्या क्या चीज नहीं जाना। क्या मैम? ना 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 ना, अभी नहीं लिखने का कोई नहीं, उसका लाएंगे ना, PDF लाएंगे तो सब चीज लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए इधर, पहला तो क्या समझाएं आपको हम कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किसी भी बिजनेस पे पैसे का कमी, है ना, पैसे की अगर कोई कमी हो या फिर पैसे की अगर वृद्धि हो जाए, उसको स्पष्ट करने के लिए, जो कारणों को स्पष्ट करता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, CFS बना देते हैं। इसके बारे में और भी क्या क्या बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर विभिन्न उपक्रमों की परिचालन कुशलता की तुलना और मूल्यांकन सरलता से हो सकती है। इसका मतलब कैसे, जब हम अलग अलग एक्टिविटीज में इस पूरे चैप्टर को ही बांट दिए, तो अलग अलग लेवल पर हम लोग क्या क्या किए और किसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाए, किसमें लॉस हुआ, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी रख पाएंगे हम, है ना। कोई भी अपना आदमी बिजनेस में दो चीज देखता है, या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। मालिक को क्या चीज होता है, मालिक को एक ही चीज से मतलब नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, मतलब बस एक ही चीज से होता है मालिक को, किसी भी बिजनेस को, क्या चीज, कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है, ये दो चीजों को देखता है। बट अकाउंटेंट को बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे, अकाउंटेंट को यह भी मालूम होना चाहिए कि किस किस सेक्शन से मेरा ज्यादा पैसा आ रहा है और कौन कौन सा सेक्शन मेरा वीकर जा रहा है। मान लीजिए कि यही कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, यहां पर 20 तरीके का अलग अलग तरीके का सब्जेक्ट चल रहा है, पढ़ाई हो रहा है, तो यहां का जो ओनर है उनको ये चीज तो पता होगा ना कि किस सेक्शन से हम पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और किससे कम कमा रहे हैं। अगर जिससे कम कमा रहे हैं उस पर थोड़ा मेहनत करके उसको भी अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, और जिससे
ज्यादा कमा रहे हैं उसमें और ज्यादा फैसिलिटी देके और ज्यादा लेवल पर ले चल जाएगा। बिजनेस का यही काम है ना। तो AS3 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके आधार पर ही बताया कि कुशलता और तुलना करके किस सेक्शन में मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना या निकालना है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। आगे बोला है कि रोकड़ प्रवाह जो विवरण होता है, दैट इज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसकी तरलता को, मतलब इसके लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है, क्योंकि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी फर्म की तरलता विश्लेषण को CFS का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हम क्या बोले आपको कि नॉर्मल कोई बिजनेस जो है ना, नॉर्मल कोई बिजनेस जो है CFS जाके नहीं बनाता। CFS कौन कौन बनाता है? बैंक बनाता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाता है, और कंपनी वगैरह जो है CFS बनाने का काम करता है। ठीक है। चलिए तो आज थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम कि CFS में जाता क्या क्या चीज है। क्या करें, इसका PDF अभी बता दे क्या? रुके दिखाई देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। विशाल को जरा बुलाइए तो बाबू कोई। एक फॉर्मेट है, जरा सा इसको अथी दिखा दीजिए ना यहाँ पे। डायरेक्टली नेट तो चलेगा नहीं? नेट चलेगा इस पे? अगर इस पे चलेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा ना, तो फिर वहीं पेन ड्राइव में डाल के दिखाइए। हम्म, कुछ नहीं, बस दिखाएंगे। अगर गूगल चल जाएगा तो CFS का फॉर्मेट, बस और कुछ चल जाएगा। चलाइए, और कुछ नहीं दिखाना है लगता। बाकी तो मेरे पास फॉर्मेट है, वो कल दिखा देंगे। ये तो गलत कर रहे हैं हम लोग दिखा के। नहीं तो कल बोलेगा कल सर कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी दिखा दीजिए। कनेक्टेड तो है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, एक ही नहीं चल रहा है। तो बड़ा दुख तकलीफ है इसमें। कनेक्टेड हो गया ना? आप लोग भी अपना वाईफाई मत कनेक्ट कर लीजिएगा।
चले तब तो कि पीडीएफ ही ला के दिखाना सही रहेगा। CFS, CFS, हाँ उतना भी लिखिएगा तो आ ही जाएगा कुछ। हाँ नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा। छोड़ दीजिए, फिर ऐसे ही बताते हैं लोग को। कल ही फॉर्मेट लेके आएंगे तो बताएंगे। बताइए, इतना एडवांस जमाना हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, एगो नेट नहीं चला। फॉर्मेट देखिए, आप लोगों को हम पीडीएफ तो लेके बता ही देंगे, बट जो है सीएफएस का जब फॉर्मेट आप बनाओगे ना, तो सबसे पहले चीज बनता है एक नंबर पे, क्या चीज? CFOA, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा उसको कहते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, है ना, बिफोर टैक्स। ये एनपीबीटी निकल के आता है, ये हमेशा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जब बिजनेस का निकलता है ना, कोई भी ट्रेडिंग के बाद जब पीएल बनाते हो, पीएल निकलने के बाद सीएफओए का फॉर्मेट आपका ये निकल कर आएगा। सबसे पहला जो है एनपीबीटी जो है, ये चीज लिखेंगे। इसमें ऐड होता है बहुत सारा चीज। ऐड क्या होता है? ये नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज ऐड होगा? जैसे पहला होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, दूसरा है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जो कि हम लोगों का नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। और नॉन कैश एक्सपेंसेस में आने के बाद यहां आप माइनस कर सकते हो नॉन कैश इनकम को। वैसा इनकम जो कैश के फॉर्म में तो आता नहीं है। आई को बात बताओ, आप कोई मशीन खरीदे, ठीक है, आप कोई मशीन खरीदे 1 लाख रुपए में, और कुछ दिनों के बाद उसको बेचना पड़ गया आपको 60,000 रुपए में, ठीक है। तब तक मान लीजिए साल भर आप उसको यूज किए, 20% डेप्रिसिएशन भी लगा दो, तो 1 लाख में 1 लाख में 20,000 आप डेप्रिसिएशन लगा दिए, सामान कितने का बचा? 80,000। आप उसको बेचे कितने में? 60,000 में। आपको लॉस तो हो गया, लेकिन उसका कैश का कोई नुकसान हुआ आपको? हुआ क्या? नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं किसी भी मशीनरी में, मतलब किसी भी फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं? उसी पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पीएल में। लेकिन उसमें से पैसा कुछ जाता है क्या मेरा? मान लीजिए ये टेबल हम 1,000 में खरीदे होंगे, 3 साल बाद ये टेबल का दाम हो गया 400 रुपया, तो क्या 600 रुपया मेरा पॉकेट से लॉस गया है? कैश के फॉर्म में लॉस गया है क्या? बस हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास लॉस हो गया, बट कैश के फॉर्म में तो कोई लॉस नहीं जाता। ऐसा हो कि 600 रुपया को पॉकेट से खींच के ले गया हो, वैसा तो नहीं हुआ कुछ। तो ये सब जो है हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। और नॉन कैश इनकम को, जिसमें एक चीज हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, बाकी ईटीसी, बाकी लिखने जाएंगे तो बहुत सारा है। बोले ना कल फॉर्मेट जो दे देंगे उसको देख लीजिएगा। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लिए क्या? ये जो लिखने के बाद जो लास्ट में आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
चेंजेस बिफोर WC। WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस से पहले और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा वो ये अमाउंट कहलाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें निकल कर क्या आता है, सबसे पहला इसमें प्लस करते हैं। क्या चीज प्लस करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, बताओ जल्दी से। अगर इंक्रीज करेंगे, अगर मान लो करंट एसेट्स हम परचेज किए तो क्या होगा? वो मैटर नहीं करता, वो मैटर वहां नहीं करेगा। अगर आप कोई करंट एसेट्स परचेज करते हो तो पैसा जाएगा कि आएगा? जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप कोई करंट एसेट्स को बेचते हो, करंट एसेट्स को बेच दो तो पैसा आएगा ना, प्लस हो जाएगा। वही लिखे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इसी को लिख सकते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है। और दूसरा इसमें लेस क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसको याद रखिएगा, जो भी टॉपिक जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं या जो समझना चाह रहे हैं, इस पूरे तरीके से राज रॉय जी बोल रहे हैं क्या सर? क्या पूछना चाह रहे हैं सर, जरा बताइएगा। देखिए इधर प्लस में हम क्या बोले? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बस आज समझ लीजिएगा। अगर बहुत लोगों को तकलीफ है कि लिखना है कैसे लिखें, अभी मत लिखिए, हम कल इसका पूरा फॉर्मेट ही दे देंगे प्रॉपर बेस पर, अपना बनाया हुआ। ठीक है, अपना ही बनाया हुआ देंगे हम। देखो यहां पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? जो भी चीज हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे वो ऑन बेस्ड ऑफ व्हाट होगा? कैश होगा। कैश के बेस्ड पर चलेंगे। तो देखो यहां करंट एसेट्स को जब आप डिक्रीज करोगे, डिक्रीज का मतलब है आप इसको बेच दोगे, है ना। जब आप इसको बेच दोगे तो आपके पास पैसा आएगा। और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी का मतलब उधार में कोई सामान अगर आप ले लो तब भी आपके पास पैसा आएगा। प्लस कर दिए। और माइनस कब हो रहा है? जब आपका करंट एसेट्स इंक्रीज कर गया, सोल्ड ऑफ करंट एसेट्स। मान लो करंट एसेट्स को कोई बेच दिया आप, तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मान ली डिक्रीज करंट लायबिलिटी को पेमेंट जाके कर दिए, तब भी मेरा पैसा चला जाएगा। जाएगा ना। अभी जो अमाउंट आएगा इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं क्या चीज? टैक्स पेड। और टैक्स पेड करने के बाद जो पैसा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट होता है क्या सर? सर पूरी तरीके से CFS में, पहली बात हम बता दे रहे हैं आपको कि जब आप CFS पढ़ोगे, अभी हम जो फॉर्मेट बता रहे हैं ना, ये फॉर्मेट जो है इनडायरेक्ट है, बट आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप अभी मेरे से पूछे हो। बट इतना जान लो कि जब पूरी तरीके से इसका फॉर्मेट हम देंगे, जो कल हम बोल रहे हैं PDF ला के देंगे, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का काम आता है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेट का यूज हम लोग बहुत पहले से नहीं करते रहे। 12 में जब भी पढ़े इनडायरेक्ट ही पढ़े, ये वाला। ठीक है, हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़े तो यही वाला पढ़े। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड, सबसे पहला चीज तो हम लोगों को एग्जाम में, PGT के एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने से रहा। हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, है ना। कहा मैडम? द्रौपदी मुर्मू को फोन कर रही है क्या? द्रौपदी मुर्मू को फोन कर रही है क्या? आजकल में वो आने वाली है ना, 15 को आएंगी, तब तो ठीक है ना। टैक्स पेड करने के बाद, हाँ राज जी बोल रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का फॉर्मेट सेम है, मतलब सेम बोल नहीं सकते, बिकॉज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या फिर इन सब कामों को करने के लिए डायरेक्ट मेथड में
हर एक अकाउंट का अलग अलग लेजर जाके बनाना पड़ता है सर, है ना। तो प्रैक्टिकल बेस पर बहुत ज्यादा हमको क्वेश्चन बताना है नहीं जो हम आपको उतना डीप ले जाएं, बट इतना नॉर्मल समझिए कि तीनों का फॉर्मेट समझना तो जरूरी है। अभी जो हम बता रहे हैं ये पूरी तरीके से इनडायरेक्ट है ना, बट जो नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं पता डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। कल फॉर्मेट बताएंगे तो आपको सारा चीज उसमें समझा के ही बताएंगे सर। टैक्स पेड करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा मेरा नेट कैश यूज्ड, ठीक है, नेट कैश यूज्ड या फिर हो जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला आता है क्या सर? नहीं सर, क्वेश्चन में जो है आपको इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई बात ही नहीं करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का काम तब आएगा जब हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। और बाकी एक काम करेंगे, कल इसका फॉर्मेट ही लेते चले आएंगे, ज्यादा बेस्ट होगा। और इसका रुकिए अभी हम क्वेश्चन जो पेज है मेरे पास भेज देते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग, अभी हम भेज दे रहे हैं, नहीं तो बाद में इधर उधर में हम भूल जाते हैं और आप लोग बैठ के हमको गाली देते रहते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम उसका फॉर्मेट के साथ। जी मैम बोलिए, क्या कर दें? एक पेज पीछे कर दें?